हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम आपको ये बताने आए हैं कि मेरा जो सफ़र था फॉर्म भरने से लेकर ग्रुप डी में फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक, और अब जॉब में जो कर रहा हूँ 2 साल का अनुभव हुआ मेरा, 2 साल मुझे पूरे हुए जुलाई में। तो उसका मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैंने कैसे शुरू किया, कैसे क्या किया और कैसे क्या चल रहा है अब। ठीक है। देखिए, स्टार्टिंग इस तरह से हुई है कि मैं क्या करता था। स्टार्टिंग में 2017 में मैंने एसएससी की तैयारी शुरू की थी। एसएससी की तैयारी शुरू की थी, इंग्लिश मैथ्स सब पढ़ना शुरू किया स्टार्टिंग से। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं तैयारी करते रहा है एसएससी की, तो मेरा जो मैंने 2-3 एग्ज़ाम दिए लेकिन किसी में भी सिलेक्शन हो नहीं पाया, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी उस समय। फिर 2018 में ये असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी दोनों की वैकेंसी शायद आई थी साथ साथ, या पहले लोको पायलट की आई थी फिर ग्रुप डी की आई थी। और उस समय क्या हुआ था कि जो ग्रुप डी था उसमें आईटीआई अनिवार्य किया गया था कुछ पोस्ट को छोड़ करके। तो मैंने क्या किया, इसीलिए गोरखपुर डिवीज़न मैंने भरा, क्योंकि मैं गोरखपुर डिवीज़न में से मैं हूँ। मतलब मैं वहीं जॉब करता हूँ गोरखपुर में। तो गोरखपुर डिवीज़न मैंने इसीलिए भरा क्योंकि नॉन आईटीआई जो पोस्ट हैं वो इसी के लिए था। यहाँ पे थोड़ा सीट ज़्यादा था, मतलब नॉन आईटीआई पोस्ट में कुछ पोस्ट थे जैसे कि सिग्नल था और हॉस्पिटल अटेंडेंट था वगैरह वगैरह, ये सारी पोस्टें केवल थी। ओके। तो मैंने इसलिए ये भरा। उसके बाद क्या हुआ, कहानी ये है कि फिर क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया जिसकी वजह से ग्रुप डी में आईटीआई को हटा दिया गया। तो फिर उसके बाद लेकिन ये हुआ कि ये मॉडिफिकेशन लिंक नहीं दिया कि आप अपना प्रेफरेंस वगैरह बदल सकते हैं, बोर्ड चेंज कर सकते हैं या नहीं। हाँ, प्रेफरेंस बदलने का ऑप्शन था बेशक, कि जैसे क्योंकि नॉट जो आईटीआई वाली पोस्ट थे उसको ऊपर आप नीचे आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी आईटीआई वाले पोस्ट हैं सब खुल गए, पहले नहीं खुले थे तो अब सब खुल गए हम लोगों के लिए भी। मेरे पास आईटीआई था नहीं, तो ये हुआ। लेकिन बोर्ड चेंज करने का ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं पटना से हूँ तो मैं पटना बोर्ड भरता यदि बोर्ड चेंज करने का ऑप्शन होता तो, लेकिन नहीं था, वो जब तक बंद हो चुका था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने लोको पायलट का फॉर्म भरा क्योंकि मेरे पास टेक्निकल डिग्री है, उसमें टेक्निकल डिग्री मांगते हैं, या तो आईटीआई या तो टेक्निकल डिग्री या फिर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग, कुछ भी है आपके पास तो होगा। तो मेरे पास टेक्निकल डिग्री थी, तो मैंने लोको पायलट का फॉर्म भरा। अब मैंने ये सोचा कि मैं उसी की तैयारी शुरू करता हूँ बढ़िया से, क्योंकि एसएससी मुझसे हो नहीं रहा था, 1 साल हो गए थे तैयारी करते हुए, मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा लो लग रहा था। मुझे लगा कि रेलवेज़ का एग्ज़ाम मैं बहुत ईजिली निकाल लूँगा। तो मैं लोको पायलट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। तो उस दौरान जब लोको पायलट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उसके बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, या उसके बाद या उसके पहले हुआ था, आई थिंक अगस्त वगैरह में एग्ज़ाम हुआ था। तो मैंने कुछ खास इसके लिए तैयारी किया नहीं, बस एक प्रैक्टिस सेट लिया था और उसी को अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मेरी सारी तैयारी मैक्सिमम लोको पायलट की तैयारी करते हुए हो चुकी थी। तो मैं उसकी तैयारी करता था, तो उसके साथ साथ इसकी तैयारी भी हो गई थी, क्योंकि खास कुछ था नहीं इसमें। करंट अफेयर उसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, साइंस उसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था। तो मेरी तैयारी इसमें हो गई थी। मैं बस क्या करता था, एक प्रैक्टिस सेट कभी कभी लगा लेता था। तो उस तरह से मैंने एग्ज़ाम दिया। तो मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है, मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल लो लेवल का आता है, वो तो बना ही लिया मैंने। लेकिन जो साइंस और करंट अफेयर है वो मेरे मैक्सिमम सही हुए, क्योंकि इस करंट अफेयर मेरा बहुत अच्छा मैं बना के गया था। साइंस भी बहुत अच्छा मैंने कर लिया था, क्योंकि स्पेशली मैं इसी के लिए तैयारी कर रहा था, लोको पायलट के लिए। तो इसीलिए ग्रुप डी में मेरा वो काम आ गया। तो मैंने दोनों एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में मैंने दोनों पेपर, जो ग्रुप डी में जो करंट अफेयर का है और जो साइंस का है, वो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट किया। इस तरह से मैंने पेपर दिया। उसके बाद उसका रिज़ल्ट आया। पहले आंसर किया आया था, तो आई थिंक मेरे 82 या 81 या 82 के क्वेश्चन सही हो रहे थे मेरे। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मेरे नंबर आई थिंक 83 नंबर था मेरा, 83 नंबर था मेरा जब रिज़ल्ट आया। तो पहले रिज़ल्ट आता है, उसके बाद नॉर्मलाइज मार्क्स आता है। तो 83 मेरे नॉर्मलाइज मार्क्स से मेरे नंबर आ रहे थे, मैंने आपको बताया 81। तो मैं श्योर हो गया था कि मेरा सिलेक्शन तो होगा, भले ही कोई सी पोस्ट को हो। 81 82 के मेरा नंबर आ रहा था आंसर की में, तो मेरा सिलेक्शन तो होगा। उसके बाद मैंने हल्का फुल्का रनिंग स्टार्ट कर दिया था, कि बिकॉज आई वॉज नॉट एट गुड इन रनिंग, क्योंकि मेरी रनिंग अच्छी नहीं थी। रनिंग में मैं बहुत पुअर था। मुझे लगा कि प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी चाहिए। 1 किलोमीटर की रनिंग होती है 4.25 मिनट में, 4 मिनट 15 सेकंड में। तो मैंने रनिंग हल्का फुल्का शुरू कर दिया था। उसके बाद रिज़ल्ट जब आया तब दिखाया था कि जो आपका मार्क्स है वो 83 के अराउंड है, आपका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है वो 87.5 है। तब मुझे 100% विश्वास हो गया कि अब तो मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि 87 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस चक्कर में मैंने क्या किया, रनिंग में पूरा फोकस डाल दिया। मैं डेली रात में, शाम में या सुबह में कभी भी एक बार ऐसे ही मतलब कि रनिंग कर लेता था, जैसे कि टाइमिंग लगा करके 4.25 मिनट का टाइम लगा करके मैं रनिंग कर लेता था। तो उस तरह से मेरा नंबर अच्छा आया। उसके बाद पीईटी एग्ज़ाम हुआ, दौड़ हुआ, गोरखपुर में हुआ, बनारस में हुआ था वो। तो मैं गया, वहाँ पे भी मैं पास हो गया बढ़िया तरीके से। उसी समय वो 2 घंटे बाद वो रिज़ल्ट दे देते हैं कि आप पास हैं या फेल। तो 2 घंटे बाद ही बता दिया कि पास हैं। उसके बाद 1-2 महीने बाद ही ज्वाइनिंग भी आ गई।
बहुत जल्दी फास्ट काम हुआ हम लोगों का, बहुत जल्दी हुआ। हम आप लोगों को 2 साल फॉर्म भरे हो गए हैं, अभी तक कुछ नहीं हो पाया। हम लोगों का बहुत जल्दी काम हुआ, 1 साल के अंदर उन्होंने ज्वाइनिंग दे दिया, क्योंकि उस समय इलेक्शन होने वाले थे, तो इलेक्शन के समय पे तो फास्ट काम करते ही हैं। तो वैसे हो गया, पीईटी पास हो गया, तो ज्वाइनिंग दे दिया उसने। प्रेफरेंस मांगा वहाँ पे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था उन्होंने, वहाँ प्रेफरेंस मांगा। तो मैंने पहले नंबर पे गोरखपुर, पहले नंबर पे बनारस, दूसरे नंबर पे गोरखपुर, तीसरे नंबर में लखनऊ और चौथे नंबर में इज्जतनगर डाला था। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इज्जतनगर ही दिया, लास्ट प्रेफरेंस मेरा दिया। शायद सिग्नल में पोस्ट नहीं होगी और सब जगह, तो मुझे इज्जतनगर ही दिया गया। तो मैं थोड़ा अपसेट था कि यार बहुत दूर दे दिया, ऐसा वैसा। फिर मैं यहाँ आ गया और जाके ज्वाइनिंग ले ली। जब यहाँ काम करना शुरू किया तो बहुत बुरा लग रहा था कि नहीं यार, काम सही नहीं है, अच्छा नहीं लगता, बहुत मतलब छोटा काम लगता था अपने लेवल के हिसाब से। 10th पास का जॉब है, कैसा रहेगा? तो उस हिसाब से मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था करने में। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, छोड़ दूँ, क्या करूँ? 2 ढाई साल तैयारी करने के बाद जॉब मिली है, छोड़ दूँगा तो करूँगा क्या? घर वाले भी बोलने लगेंगे छोड़ कैसे दोगे, इसी के साथ कुछ और सोचो। फिर मैंने सोचा कि मुझे प्रिपरेशन ही तो करनी है। मेरा लक अच्छा था कि यहाँ पे मुझे समय काफ़ी मिलने लगा। यहाँ मैं और एक और लड़का और रहता था, दोनों, वो टेक्नीशियन था, मैं ग्रुप डी में था। तो समय काफ़ी मिलता था, 1-2 घंटे का काम होता था स्टेशन पे, उसके बाद समय काफ़ी मिलता था। तो मैंने क्या किया, पढ़ाई करना शुरू किया। तो थोड़ा बहुत पढ़ाई अपना जो सोचा कि छोड़ दिया है, इसके साथ साथ ही पढ़ाई करते हैं। तो मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। तो पढ़ते रहा, करते करते तैयारी करते करते बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए, बहुत सारे एग्ज़ाम निकले भी, लेकिन फ़ाइनल सिलेक्शन किसी में नहीं हुआ अभी तक। अभी फ़िलहाल मैं एएसआई एग्ज़ाम मैंने दिया था, सब इंस्पेक्टर वाला, बिहार में सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम, उसमें प्री निकला, मेंस निकला, लेकिन फ़िज़िकल में मैं हाई जंप में फ़ेल हो गया, तो वो रह गया। फिर मैंने 2 स्कूल के एग्ज़ाम दिए, एक केंद्रीय विद्यालय का दिया था एलडीसी का, उसमें भी फाइनल मेरिट में फ़ेल हो गया। टाइपिंग हुआ, रिटन हुआ, उसमें भी फ़ेल हो गया। अभी सीबीएसई का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी रिटन टाइपिंग दोनों पास हुआ, मेरिट में फ़ेल हो गया। तो इस तरह से प्रोसेस चल रहा है, किसी भी एग्ज़ाम में फ़ाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन जो छोड़ने का फ़ैसला था वो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि वो गलत था मेरा, क्योंकि आज यदि मैं छोड़ देता तो उसी के कुछ दिन बाद कोरोना आ गया, उसके बाद ना बिज़नेस कर पाता ना तैयारी कर पाता, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन में है कोरोना के कारण, क्योंकि ना एग्ज़ाम हो रहे हैं। 2 साल से आप लोग फॉर्म भरे हुए हैं ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, लेकिन 2 साल में तक प्री एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। तो ये हालत है। तो मुझे लगा कि वो गलत डिसीजन था। आई होप जो मैं कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं है तो यही सही है, सब कुछ है। बात ये, कम से कम कुछ नहीं तो पैसे तो मिल जाते हैं, तो बस वही है, पैसे के कारण कर रहे हैं। लेकिन ये है कि अपनी कोशिश जारी रहेगी। अभी मैं भी एनटीपीसी का प्री एग्ज़ाम मैंने दिया है, मेंस देने वाला हूँ। तो ओवरऑल कहा जाए कि एक्सपीरियंस 2 साल हो गए मुझे, तो काम करते हुए अच्छा तो नहीं लगता है, मैं ये नहीं झूठ नहीं कहूँगा आपसे, अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन बस ये कहो कि पैसे मिल जाते हैं, उस कारण मैं कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ और कोई विकल्प भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो आप लोग भी ये कोई गलतफ़हमी में मत रहिएगा कि आपको जॉब मिल जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये वो हज़ारों बातें आपको बहुत अच्छा लगेगा, या फिर आपको बहुत बढ़िया कुछ मिल जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ें कुछ मिल जाएगी। वो जब नहीं होता है तो लोगों को लगता है कि मुझे मिल जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। बस आप ये सोच के प्रिपरेशन करिएगा, यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केवल ये सोच के करिएगा कि आपको पैसे हाथ में इन हैंड महीने के एंड में 20-25 हज़ार के अराउंड आपको मिल जाएंगे। तो बस आप यही सोच के करिएगा, आपको काम कुछ भी करना पड़ सकता है। यदि आप ट्रैक मेंटेनर है तो दिन दिन भर आप काम करेंगे। ग्रुप डी के एग्ज़ाम का मतलब आप एक वर्ड में अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा कि आप रेलवेज़ में मजदूर हैं। मैं फिर से कहूँगा कि ग्रुप डी स्टाफ का मतलब आप ये मान लीजिएगा कि आप रेलवे ग्रुप डी में मजदूर हैं। आपको मजदूर वाला ही काम करना पड़ेगा और आप मजदूरी ही करेंगे, भले ही कोई विभाग आपको मिले, भले ही कोई में ज़्यादा काम हो, कोई में कम काम हो। ट्रैक मेंटेनर मिलेगा तो आप पक्का मजदूर कहलाएंगे। सिग्नल में जिसमें मैं हूँ तब भी आप पक्का मजदूर कहलाएंगे। आपको थोड़ा बहुत वैसा काम करना पड़ेगा, साफ़ सफाई टाइप कुछ, जैसे कोई सामान है, टूल्स वगैरह, उसको साफ़ सफाई आपको करना पड़ता है, तो इसमें भी आप मजदूर होंगे। पॉइंट्स मैन में है तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत वैसा करना पड़ेगा। जो ऑपरेटिंग विभाग, गेट मैन में थोड़ा आपको अच्छा लग सकता है कि मुझे गेट लगाना है। वर्कशॉप में है तो वहाँ भी आप मजदूर कहलाएंगे, तो आप मजदूर ही कहलाएंगे, ठीक है। तो आप ये मान के प्रिपरेशन कीजिएगा कि मैं मजदूरी ही करने जा रहा हूँ, और आपको प्रिपरेशन आगे भी बूस्ट रखना है, क्योंकि आप इसमें आके यदि रह गए 2-3 साल यदि आप इस जॉब में रह गए तो उसके बाद आप आगे प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, ये गारंटीड है, क्योंकि आप रेलवेज़ के माहौल में ढल जाएंगे। तो मेरा लक बढ़िया था कि मैं प्रिपरेशन करता रहा, स्टार्टिंग से मैंने छोड़ा नहीं, इसलिए मैं अभी भी करता रहता हूँ। अभी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल के करता रहता हूँ। भले ही हालात चेंज हो गए हैं, अब समय कम मिलता है, पहले ज़्यादा मिलता था, अब कम मिलता है, लेकिन मैं प्रिपरेशन हल्का फुल्का करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ एग्ज़ाम भी निकलते रहते हैं। लेकिन ये है कि फ़ाइनल नहीं हुआ, बस ये सोचता हूँ कि जिस दिन फाइनल सिलेक्शन होगा, जिस दिन ये मजदूरी से छुट्टी मिल जाएगी, तो आपको मजदूरी ही करना है, ये डैम श्योर है, ये आप मान लीजिए, ठीक है। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा तो आपको कन्फ्यूज़न कम होगा। आप ऐसा नहीं कि आप उतने मेहनत करके आप ज्वाइन कीजिए फिर बाद में आप छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं करना है। इसलिए आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना है या नहीं करना है,
ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको बता दिया रेलवे ग्रुप डी में जो फॉर्म भरने से लेकर के ज्वाइनिंग तक का सफ़र था, वो मैंने सारी बातें आपके साथ शेयर की। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो भी मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊँगा कि मैं असिस्टेंट लोको पायलट के एग्ज़ाम में फ़ेल कैसे हुआ, फिर मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था जूनियर इंजीनियर का, उसमें मैं फ़ेल कैसे हुआ और क्यों हुआ फ़ेल, लोको पायलट के एग्ज़ाम में मैं क्यों फ़ेल हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।